Hello students, today we will study about the sixth chapter of history, architecture under the Delhi Sultanate and the Mughals. In this chapter, we will study about the architectures under the Delhi Sultanate and the Mughals. Architectures in we will study about the architectures कि why were monuments built. प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का 6th चैप्टर आर्किटेक्चर अंडर द दिल्ली एंड मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आर्किटेक्चर है इनका निर्माण जो सुल्तान क्यों करवाते थे. तो चलिए शुरू करते हैं. आर्किटेक्चर इन मिडल इंडिया रीच्ड ग्रेट हाइट. A large number of monuments and architectures, both religious and secular, were built during this period. हम लोग देखते हैं कि आर्किटेक्चर इन मिडल इंडिया रीच्ड ग्रेट हाइट्स. तो मध्य भारत के दौरान जो आर्किटेक्चर था, निर्माण कला थी, ये अपने चरम पर थी. A large number of monuments and structure, both देखिए लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स में होता क्या है? स्मारक, धरोहर. इसमें दोनों तरह के स्मारकों का निर्माण हुआ, जिसमें रिलीजियस और सेकुलर दोनों थे. रूलर्स बिल्ट दीज मॉन्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. अब जो रूलर्स होते थे उस समय, वे इनका निर्माण क्यों करते थे, इसके बारे में देखते हैं. इसके लिए कुछ कारण है कि कुछ राजा जो अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए, अपने राज्य की शक्ति के बारे में बताने के लिए इन सब चीजों का निर्माण करवाते थे. तो देखते हैं पहला, किंग्स यूज्ड आर्किटेक्चर एज ए स्टेटमेंट ऑफ देयर पावर्स. जो राजा होते थे तो आज आर्किटेक्चर का दे बिल्ट लविश फोर्ट एंड पैलेसेज टू डिस्प्ले देयर वेल्थ, पावर एंड पोजीशन. देखिए राजा जो थे उसमें, जो राजा होते थे वे अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, ये जो दे बिल्ट ब्यूटीफुल टर्म्स टू ऑनर देयर डीड्स. वे सुंदर टर्म्स का निर्माण, गुंबदों का निर्माण करवाते थे. किस लिए करते थे? कि अपने कार्यों के सम्मान के लिए करवाते थे. सम मॉन्यूमेंट्स वेर बिल्ट by the king to celebrate their victories in war. और कुछ स्मारकों का निर्माण वे लोग जब किसी युद्ध में जीत जाते थे तो उस युद्ध की जीत की खुशी में वे लोग मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करते थे. किंग्स वांटेड टू बिल्ड ग्रेट स्ट्रक्चर टू लीव बिहाइंड ए legacy to that the future generation would come to know of their ग्रेडियर एंड वर्ल्ड रिमेंबर देम. और कुछ राजा जो होते थे वे इन मॉन्यूमेंट्स का निर्माण, स्ट्रक्चर्स का निर्माण इसलिए करवाते थे कि उनके बाद उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको देख करके प्रोत्साहित हों और वर्ल्ड के लोग या विश्व के लोग उनके इस कलाकृतियों को देख करके उनको याद करें. रिलीजियस स्ट्रक्चर लाइक टेम्पल्स, मॉस्क एंड स्तूप्स वेयर बिल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड. और जो ये धार्मिक स्ट्रक्चर का निर्माण करवाते थे वे इसलिए करवाते थे कि जिससे ये उनको देख करके पता चले कि इनका भगवान में भी डिवोशन था, भगवान के प्रति भी इनका त्याग था. पब्लिक बिल्डिंग्स, टैंक्स, रिजर्वायर्स एंड वेल्स वेयर बिल्ट फॉर द कंफर्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड अर्न देयर गुडविल. और जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि टैंक्स, रिजर्वायर्स, बांध, कुआं आज का जो निर्माण करवाते थे वे अपने गुडविल के लिए, कि राजा समाज के लिए अच्छा सोचता है, अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचता है, इन सब चीजों के लिए ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स का निर्माण कराता था. These monuments and structures give us a glimpse of the architectural heritage of medieval India.
ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक है, ये सब हमें जो आर्किटेक्चरल विरासत है मध्यकालीन भारत की, उसकी एक झलक दिखाती है। They display the fusion of the existing Indian architecture and the new style brought by the invaders and the Mughal rulers। देखिए इनकी जो कलाकृतियां हैं, निर्माण है, ये दिखाते हैं कि इसमें जो नए स्टाइल्स, मतलब क्या कि नए प्रकार के जो भी साज सज्जा बनावट है, और जो आक्रमणकारियों के द्वारा, मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा जो भी नए निर्माण कार्य कराए गए, ये सब इसमें दिखते हैं। They tell us about the lifestyle and the artistic skills of the people of that period। और ये कलाकृतियां जो है, स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये हमें उस समय के लोगों के जो स्किल्स है, कार्यकुशलता है, उनकी जीवन शैली है, इन सब के बारे में बताते हैं। The inscriptions on the monuments tell us the names and dates of the rulers, the exact of their rule, their military campaigns and conquests। जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता है? शिलालेख। जो मंदिरों, मस्जिदों या जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसपे जो खुदाई करके लिखवा दिया जाता है, इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा राजा किस डेट में इसका निर्माण करवाए हैं, वो किस समय शासन किए हैं, उनकी मिलिट्री कैंपेन कैसी थी और आक्रमण कैसे थे, इन सब चीजों के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। We learn much about the king of the society that made these subjects, their buildings, the types of clothes they wore। देखिए इन सब चीजों से हमें और क्या मिलता है कि काइंड ऑफ सोसाइटी दैट मेड द सब्जेक्ट्स, उस समय का समाज कैसा था, बिल्डिंग्स, उनके बिल्डिंग्स कैसे थे, द टाइप्स ऑफ क्लॉथेज दे वोर, वे किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। Above all, they help us to reconstruct the history of their region। और ये सब चीजें हमें उनके इतिहास को फिर से दोहराने में मदद करते थे। अब इसके बाद देखते हैं कि अप्रेसिंग आर्ट क्या होता है। अप्रिशिएटिंग आर्ट, तो जो कलाकृतियों का निर्माण, स्ट्रक्चर्स का निर्माण जो होते थे, आर्किटेक्चर्स का निर्माण होता था, उनमें जितने लोग मिलकर सभी लोग एक साथ काम करते थे, तो these enormous artistic achievements are the joint work of artists। तो ये जो स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता था, आर्किटेक्चर का निर्माण होता था, ये क्या होता था? कई कलाकारों का एक ज्वाइंट वर्क होता था, जैसे कि आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटर्स हैं, इन सभी लोगों का एक ज्वाइंट वर्क होता था। ठीक है, दे हैव वर्क टुगेदर फॉर इयर्स टू क्रिएट दीज पीसेज ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज। और ये सभी लोग मिलकर के वर्षों तक हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, विरासत है, इनके निर्माण को एक साथ मिलकर करते थे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अर्ली मिडिवल पीरियड में जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो कैसा था। प्राचीन मध्यकालीन भारत में जो मंदिरों का निर्माण है वो कैसा होता था। अर्ली मिडिल पीरियड सॉ ए ग्रेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेम्पल्स। तो जो आधुनिक प्राचीन मध्यकालीन समय था, ये इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेम्पल्स, इस समय मंदिरों की संख्या में काफी मात्रा में वृद्धि हुई। द आर्किटेक्चर्स ऑफ द टेम्पल्स डिफर्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो इसके कलाकार थे, बनाने वाले थे, निर्माणकार जो थे मंदिरों के, वे हर क्षेत्र में अलग होते थे। वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई द टेम्पल्स एज। तो इसी कारण जो जिस क्षेत्र के जो मंदिर के निर्माण करता थे, वे अपने अलग अलग शैली में, अलग अलग कलाकृतियों में इनका निर्माण करवाए थे। तो जिनको हम लोग जानते हैं कैसे, नंबर 1 है नॉर्थ इंडियन और नागरा स्टाइल। एक उत्तर भारतीय या नागरा स्टाइल के टेम्पल्स हैं। सेकंड नंबर पर है साउथ इंडियन और द्रविड़ स्टाइल। तीसरा है डेक्कन और वायसराय स्टाइल्स। अब हम लोग देखते हैं पहले नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स है उनके बारे में जान लेते हैं।
तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स वे आर बिल्ट इन द नागरा स्टाइल। जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स थे वे किस स्टाइल में बनाए गए हैं? नागरा स्टाइल। दे हैव सम यूनिक फीचर्स, और इन जो टेम्पल्स के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, कुछ सबसे अलग जो उपलब्धियां हैं, कलाकारी है, इसमें क्या क्या है? द गर्भगृह और द इनर चैम्बर्स। इन मंदिरों में एक अलग ही फीचर्स क्या होता था कि गर्भगृह जिसमें मूर्तियां स्थापित की जाती थी, वेयर आइडल्स आर प्लेस्ड वाज ऑलवेज स्क्वायर, और जिसमें मूर्तियां हमेशा किस शेप में स्थापित की जाती थी? स्क्वायर शेप में स्थापित की जाती थी। और है द शिखर और द विमान वाज द कवर्ड बाय द अमालका ए रिप्ड क्यूजन द लाइक स्टोन डिस्क। तो इसमें जो मंदिर के ऊपरी भाग में एक शिखर बनता था या विमान जिसको बोलते थे, और जिसमें डम एक गुंबद आकार का आकृति होती थी, जैसे कि वाज क्राउंड बाय ए अमालका। आप लोग इस फिगर में जरा देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये ऊपर जो पार्ट बना है इसे बोलते थे कलश, और ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट होता था, इसे बोलते थे शिखर। ये बीच का पार्ट आप किसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे शिखर। और ये जो ऊपर जो छतरी नुमा भाग बना है, जो रथ के ऊपर छतरी बनती थी, वो जो पार्ट है इसे बोलते थे अमालका। ठीक है, तो आप लोग इसको देख करके क्लियर हो जाएंगे तो ये सब है क्या, कि शिखर क्या है, अमालका क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। above the amalka was a smaller dome called कलश और द वाटर जग। देखिए, हमने आपको बताया ना कि ये जो अमालका है, अमालका के ऊपर एक छोटा सा भाग बनता था जिसके क्या बोलते थे? कलश या वाटर जग के नाम से जानते थे। दिस टेम्पल्स हैव ए सिंपल एंड मॉडेस्ट गेटवे, और इन मंदिरों में एक साधारण सा रास्ता होता था। The finest example of temple architecture in Nagara style are जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। और ये नागरा स्टाइल का जो इसका सबसे उचित उदाहरण कौन सा होगा? जगन्नाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है? पुरी। द सन टेम्पल एट कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और क्या है? लिंगराजा टेम्पल एट द भुवनेश्वर, एंड द कंदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो। तो ये जो मंदिर है ये सब नागरा स्टाइल टेम्पल के परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देखते हैं टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के मंदिरों के बारे में देखते हैं। द टेम्पल्स इन साउथ इंडिया वेयर कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल। द मेन फीचर्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वेयर। तो हम लोग देखते हैं कि जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते थे वो किस स्टाइल में बनते थे? द्रविडियन स्टाइल में होते थे, जिसके प्रमुख फीचर क्या क्या है? द आइडल वेयर प्लेस्ड इन द चैम्बर कॉल्ड गर्भगृह। इसमें भी मूर्तियों की स्थापना गर्भगृह में होती थी। और पिरामिड से टावर कॉल्ड विमान और शिखर। इसमें जो विमान या शिखर होते थे ये पिरामिड या टावर के रूप में होते थे। was placed on top of the गर्भगृह, और जो गर्भगृह के ऊपर स्थापित किए जाते थे। There was a hill hall or मंडप in front where people gathered for prayer। और इन मंदिरों में एक मंडप या हॉल होता था जिसमें लोग एकत्रित होकर के पूजा करते थे। Temples had highly decorated gateways called गोपुरम, और इसके जो मंदिर के दरवाजे होते थे ये हाईली डेकोरेटेड होते थे, बहुत साज सज्जा से बने होते थे, जिसे क्या बोलते थे? गोपुरम से बोलते थे। तो मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो द्रविड़ स्टाइल का जो मंदिर है इसमें हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल जो है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। आप फिगर में देखेंगे मीनाक्षी टेम्पल दिया है। तो इसमें आप लोग जो साउथ इंडियन अगर टीवी में देखते होंगे साउथ इंडियन टेम्पल्स ऊपर दिखाते हैं, तो वो आप देखेंगे कि इसमें तमाम तरह की कलाकृतियों का निर्माण होता है, वो भी उल्टे आकार में मूर्तियां बनी होती है तमाम बाहरी दीवारों पर। टेम्पल्स एट बेलूर एंड
Helbit were built by Hoysalas. Temples in the Chol period were not just placed places of worship, they were the center of social culture and economic life. तो चोल साम्राज्य के दौरान जो मंदिर होते थे वे सिर्फ पूजा करने के स्थान नहीं होते थे, बल्कि वो सामाजिक कार्य के लिए भी या शिक्षा के लिए भी और इकोनॉमिक लाइफ के लिए भी उनका यूज होता था. द प्राइस्ट टॉट चिल्ड्रेन इन द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल्स. जो पुजारी होते थे मंदिर के, वे मंदिर के कोर्टयार्ड में, आंगन में बच्चों को पढ़ाते थे. Some temples were centers of music, dance and craft productions. और कुछ जो मंदिर थे वे क्या क्या म्यूजिक, डांस और क्राफ्ट प्रोडक्शन के केंद्र भी होते थे. From the 10th century onward, the temples became large land owners and also performed administrative role. जो 10वीं सदी से जो मंदिर होते थे वो मंदिर लैंड लॉर्ड्स के अंदर में आ गए, जो भूस्वामियों के अंदर में आ गए, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य भी किए जाने लगे. अब आपका तीसरा पार्ट है डेक्कन टेम्पल्स या वेसरा स्टाइल्स. तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे. तो आप लोग इतना पहले अच्छी तरह से देखिए. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो संपर्क करिए. थैंक यू.